चारों नगर निगम में पार्षदों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली है। पालमपुर नगर निगम में राधा सूद मेयर और नीलम मलिक चुनी गई हैं डिप्टी मेयर। तो धर्मशाला नगर निगम में 1 जुलाई को मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। सोलन नगर निगम में 2 जुलाई को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। तो 3/4 कोरम ना होने की स्थिति में चुनाव टल गए हैं। अगली बैठक में लागू नहीं होगी 3/4 कोरम की शर्त। तो मंडी नगर निगम में सुमन ठाकुर को मेयर और जितेंद्र शर्मा को डिप्टी मेयर की कमान सौंपी गई है। तो बता दें कि पालमपुर नगर निगम में राधा सूद मेयर और नीलम मलिक चुनी गई हैं डिप्टी मेयर। तो धर्मशाला नगर निगम में 1 जुलाई को डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव होगा। सोलन नगर निगम में 2 जुलाई को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। तो नगर निगम धर्मशाला के नवनिर्वाचित 17 पार्षदों ने सोमवार को मिनी सचिवालय धर्मशाला के कैबिनेट हॉल में शपथ ग्रहण की है। जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने सभी पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो शपथ ग्रहण के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, लेकिन आवश्यक कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। नियमानुसार पहले चरण में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए कुल नवनिर्वाचित पार्षदों का 3/4 कोरम आवश्यक होता है। सभी पार्षदों के उपस्थित दर्ज करवाने का अवसर दिया गया है, लेकिन आवश्यक संख्या पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में चुनाव को नियमों के तहत स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि अब 3 दिन के भीतर नई तिथि निर्धारित की जाएगी और अगली बैठक में साधारण बहुमत के आधार पर चुनाव करवाया जाएगा। यह चुनाव अब 1 जुलाई को दोपहर 3 बजे प्रस्तावित हो। तो अभी फर्स्ट इंस्टेंस में वो कोरम पूरा नहीं हुआ। कोरम पूरा ना होने की वजह से अब आगे इसको नियमानुसार स्थगित किया गया है। 30, 1 और 2 नॉट लेटर देन 3 डेज की कंडीशन नियम में है। उसके हिसाब से हम दोबारा से एक समय तय करेंगे और उस तय समय पर दोबारा से सिंपल मेजोरिटी के साथ चुनाव संपन्न कराएंगे। चुनाव जो है वो जिस तरह से एक्ट कहता है कि 1 तारीख को 3 बजे का समय इसका तय हुआ है। तो और जो दूसरा हाउस है 1 तारीख का जो होगा, क्योंकि पहले में 3/4 चाहिए, दूसरे में जो नंबर होगा मेजोरिटी उसमें ही चुनाव जो है वो 1 तारीख को हो जाएगा और धर्मशाला को उसके नए मेयर डिप्टी मेयर मिल जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का आरोप है कि सोलन नगर निगम में जनादेश से छेड़छाड़ का प्रयास किया गया है। जनादेश के सम्मान करने के बजाय बदला ले रही है सरकार। तो राजीव बिंदल की तरफ से यह इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं होगी, सड़कों पर उतरकर जवाब मांगा जाएगा। कोई पूछने वाला नहीं है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, मजाक बना करके रखा हुआ है। जनता ने मत दिया, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सोलन कॉरपोरेशन में, मंडी कॉरपोरेशन में और धर्मशाला कॉरपोरेशन में जीत करके आई। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से, केवल हथकंडे अपनाने के लिए 1 महीने तक ओथ नहीं कराई। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पालमपुर में जिस तरीके से नतीजे जो है घोषित किए गए हैं? अंकुश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। अंकुश, मेरी आवाज आ पा रही है?
धर्मशाला, यहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन पालमपुर और मंडी को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुके हैं। अगर हम सबसे पहले पालमपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस को जो है वो बहुमत था, तो कांग्रेस ने अपनी मेयर डिप्टी मेयर बना लिए हैं। यहाँ पर राधापुर और नीलम को डिप्टी मेयर चुना गया है। इसके अलावा अगर हम मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सुमन को मेयर के पद पर, जबकि जितेंद्र शर्मा डिप्टी मेयर के पद पर जो है वो चुने गए हैं। अगर सोलन और धर्मशाला की बात करते हैं तो यहाँ पर 3/4 कोरम जो है वो पूरा नहीं हो सका है। नियम ये कहते हैं कि जो पहली बैठक होती है नए पार्षदों की शपथ के बाद, वहां पर 3/4 जो कोरम है वो होना आवश्यक होता है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के पार्षद थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। अगर अब हम यहाँ की बात करते हैं तो 1 जुलाई को धर्मशाला को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिलेंगे। इसी तरह अगर सोलन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 जुलाई को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिलने वाले हैं, यानी कि 2-3 दिन का इंतजार और करना होगा। लेकिन जिस तरह से जो पूरे परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन नगर निगमों में है। पालमपुर में कांग्रेस का बहुमत था, जबकि जो 3 शेष नगर निगम है जिसमें सोलन, मंडी और धर्मशाला शामिल है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बहुमत मिला है। क्योंकि चुनाव पार्टी सिंबल पर हुए हैं, ऐसे में क्रॉस वोटिंग की बहुत ज्यादा संभावना रह नहीं जाती है, क्योंकि ये दल बदल के तहत भी आता है। हालांकि जो डिले टैक्टिक्स हैं वो जरूर यहाँ पर नजर आ रही हैं और विपक्ष इस तरह का आरोप लगा रहा है। और क्या होगा इसमें, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास अधिक हैं। तो ऐसे में जो 2 नगर निगम शेष हैं, जिसमें धर्मशाला और सोलन शामिल है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बनना तय है। जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी धर्मशाला से भी जुड़े हुए हैं विपिन। क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से धर्मशाला में नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी की मजबूत दिखाई दे रही है स्थिति? जी बिल्कुल, बता दें कि धर्मशाला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है उसमें बीजेपी जो है बहुमत जो है यहाँ पर बीजेपी के पास है। और यहाँ पर डिप्टी और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर भाजपा के जो पार्षद हैं वो चुनकर आएंगे। आज जो है नवनिर्वाचित पार्षदों के लिए शपथ ग्रहण समारोह जो है आयोजित किया गया और उसके बाद जो जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने उन्हें शपथ दिलाई और उसके बाद जो है आधे घंटे का समय जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए जो है वो दिया गया था। लेकिन कांग्रेस के जो 5 पार्षद थे और एक निर्दलीय पार्षद वो जो है दोबारा जो है वो हाउस में लौटकर नहीं आए, जिस वजह से आज जो है मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव था वो टालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बहुमत का जो आंकड़ा है वो 13 है और ऐसे में जो है वो बहुमत जो पूरा नहीं हो पाया। और अब ये जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है ये 1 तारीख को जो है अब प्रस्तावित है और निश्चित तौर से यहाँ पर भाजपा को बढ़त हासिल है। भाजपा ही यहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर जो है अपने बनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की ओर से और इसमें जो है डिले किया जा रहा है और आज एक डिले टैक्टिक्स के तहत ही जो है वो कांग्रेस के पार्षद जो है दोबारा चुनाव में जी शुक्रिया विपिन और अंकुश आपका भी शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण 4 शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि योजना के तहत युवाओं को इलेक्ट्रिक जो बसें हैं खरीदने पर 50% और डीजल बस खरीदने पर 30% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश भर के 1000 चिन्हित मार्गों पर इन बसों का संचालन करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों के लिए 5 वर्षों तक 65,000 रुपए प्रति माह तथा डीजल बसों के लिए 50,000 रुपए प्रति माह परिचालन प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी और प्रत्येक उपमंडल में कम से कम 10 मार्ग चिन्हित किए जाएंगे। योजना के तहत न्यूनतम 32 सीटों वाली इलेक्ट्रिक और डीजल यात्री बसें पात्र होंगी और उन्होंने बताया है कि योजना का संचालन श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग और परिवहन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग करेगा। तो भाषा नीति पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 3 भाषाओं पर सीबीएसई की गाइडलाइंस है। 10वीं तक नहीं बदलनी होगी विदेशी भाषा, तो तीसरी भाषा में नहीं देनी होगी बोर्ड परीक्षा। तो 7वीं से 9वीं कक्षा तक के छात्रों को ये राहत दी गई है। भाषा नीति पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 3 भाषाओं पर सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं। 10वीं तक नहीं बदलनी होगी।
विदेशी भाषा, तो तीसरी भाषा में नहीं देनी होगी बोर्ड की परीक्षा। जिस तरीके से कहीं अनिवार्य किया गया था कि बोर्ड की परीक्षा जो है तीसरी भाषा में देनी होगी, तो उसको लेकर अब सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि तीसरी भाषा में जो पेपर हैं, जो परीक्षा है, वो अनिवार्य नहीं है। 7वीं से 9वीं तक छात्रों को ये बड़ी राहत दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिमला स्थित राजभवन में शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने पारंपरिक हिमाचली रीति रिवाज के अनुसार राज्यपाल का अभिनंदन किया है। मुलाकात के दौरान अनुराग ठाकुर और राज्यपाल के बीच हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। सांसद ने प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर अपने विचार भी साझा किए हैं। गुरु की नगरी पांवटा साहिब में पिछले कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रम के बाद बनी संघर्ष की स्थिति को अब पूरी तरह से विराम लग गया है। लिहाजा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संगतों से अपील की है कि संगतों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संगत आसानी से गुरु की नगरी पांवटा साहिब में दर्शनों के लिए आ सकती है। सभी निहंग सिंह जत्थेबंदियां अपनी मांगे पूरी होने के बाद पांवटा साहिब से वापस पंजाब लौट गए हैं, तो गुरुद्वारा पांवटा साहिब में सभी कार्य सामान्य रूप से अब चल रहे हैं। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में बीते दिनों हुई प्रशासक महिला की मौत हो गई है। तो इस मामले में सोमवार को सैकड़ों जो ग्रामीणों के द्वारा वहां पर प्रदर्शन किया गया। वहीं ढालपुर चौक में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का पुतला भी फूंका गया है। प्रदर्शनकारियों ने ढालपुर में नारेबाजी करते हुए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे, जहां पर सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा मुख्य गेट को बंद रखा गया था, लेकिन भीड़ गेट को खोलकर अंदर घुस गई और अस्पताल परिसर के बाहर भी नारेबाजी करती रही। ऐसे में जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कोई जवाब जब उन्हें नहीं मिला, तो भीड़ अस्पताल के भीतर घुसी और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हीरा लाल के कार्यालय का भी घेराव किया गया। रविवार के दिन जो है उसकी मौत हो गई है, जिसका मेन कारण डॉक्टरों की लापरवाही है। डॉक्टरों की लापरवाही से जो है आज जो ये सड़कों पर जो है इतने नौजवान चारों साइड से जो लोग उतरे हैं, इसका क्या कारण है, इसका हमें जवाब चाहिए कि क्यों। आज 8 दिन हो गए, 8 दिन में ना तो किसी स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्यवाही की, ना प्रशासन ने की, ना स्वास्थ्य मंत्री ने की, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर कोई कार्यवाही की। हमारी सबकी ये मांग है कि क्यों प्रशासन सोया है, क्यों स्वास्थ्य विभाग सोया है। सिजेरियन के उपरांत उसे दर्द शुरू हुआ। दर्द जब शुरू हुआ तो परिजनों ने डॉक्टर से आग्रह किया कि या तो इसका इलाज किया जाए या इसे रेफर किया जाए, लेकिन डॉक्टरों ने बार बार ये कहा कि ये बिल्कुल ठीक है और उसकी पीड़ा को उन्होंने ड्रामा बताया। अब 24 घंटे जब हो गए तो उस लड़की की डेथ हो गई। मात्र 24 घंटे की उसकी नवजात बच्ची छूट गई है। हमारा सिर्फ इतना सा आरोप है कि जब परिजन बार बार डॉक्टर को आग्रह करते रहे कि इसे रेफर किया जाए, तो उसे ये क्यों कहा जाए कि ये ठीक है, उसकी पीड़ा को ड्रामा क्यों बताया गया। ऊपर से नर्स के द्वारा परिजनों के साथ ऐसा व्यवहार करना जिसमें परिजनों को लज्जित कर दिया, उनका अपमान कर दिया। 2 दिनों में अब हिमाचल में मॉनसून की दस्तक होगी। 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट होगा। जुलाई से यह मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। 2 और 3 जुलाई को कई इलाकों में भारी बारिश होगी। 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हिमाचल में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून 1 जुलाई से पूरी तरह से सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 5 दिनों के लिए प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। खासतौर पर 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड और जल भराव का खतरा भी बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून की रफ्तार तेज होने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में
अच्छी बारिश का रिकॉर्ड हुआ है। तो मौसम विभाग के मुताबिक 1 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम बहुत अच्छा है इधर का, बारिश बहुत अच्छा, व्यू अच्छा है, बहुत अच्छा है। इधर कल आया इधर पंजाब से मौसम बहुत अच्छा है, पंजाब में गर्मी है इसलिए इधर आया। इधर व्यू बहुत अच्छा आता है और वेदर अच्छा है इधर का, इधर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे तो ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे बारिश का मौसम है, ठंड हो रही है, मज़ा आ रहा है काफ़ी घूमने में, अच्छा लग रहा है, वेदर भी अच्छा है। ठंड लग रही है? ठंड तो ठीक है, यहाँ पे अच्छा मौसम है, ठंड के लिए आए हैं यहाँ पे, वहाँ पे तो बहुत गर्मी है इसीलिए आए हैं, धूप पड़ती है वहाँ पे। क्या बारिश आ गई? मैसेज ये कि भाई अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, पोल्यूशन कम है, हमारे वहाँ पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है, साफ सफाई अच्छी है यहाँ पे, अच्छा लग रहा, बारिश आ गई, अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ मौसम तो काफी बार अच्छा हुआ है पर बारिश आई है तो अब और ज्यादा अच्छा हो गया। हाँ, वहाँ बहुत गर्मी थी, एनवायरनमेंट चेंज के लिए यहाँ पे आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम सब। मैं अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ की यात्रा के लिए कश्मीर घाटी में सुरक्षा का अभेद्य चक्रव्यूह तैयार है। आतंकी की हर साजिश को नाकाम करने के लिए जवानों की नाइट पेट्रोलिंग जारी है। तो वहीं बालटाल में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी महा मॉक ड्रिल की गई है, जिसकी ये खास रिपोर्ट देखें। 3 जुलाई वो तारीख जब देश के कोने कोने से बम बम भोले के जयघोष के साथ भक्तों का कारवां बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर बढ़ेगा। लेकिन भक्तों के सफर को महफूज रखने के लिए घाटी में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसे भेदना नामुमकिन है। अमरनाथ यात्रा 2026 से ठीक पहले सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। धोनीपुरा नाका पोस्ट पर कड़ा पहरा है, जहां कड़कड़ाती ठंड और अंधेरे के बीच जवान नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हाईवे से लेकर संकरे पहाड़ी रास्तों तक हर आने जाने वाली गाड़ी और संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा सिर्फ आतंकियों की साजिश से नहीं बल्कि कुदरत के मिजाज से भी जुड़ी है। इसी सिलसिले में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए ने बालटाल एक्सिस पर एक बहुत बड़ी मल्टी एजेंसी मॉक एक्सरसाइज को अंजाम दिया। ब्रिगेडियर पीएस गुरुंग रिटायर्ड की देखरेख में हुई इस ड्रिल में वो सब कुछ परखा गया जो यात्रा के दौरान चुनौती बन सकता है। बालटाल बेस कैंप में अचानक आग लगने का खतरा हो, नदी के पास डूबने की घटना हो, डोमेल में मची भगदड़ की स्थिति हो या फिर पहाड़ों पर अचानक होने वाला लैंडस्लाइड। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, सेना, सीआरपीएफ, सिविल डिफेंस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पलक झपकते ही इन सभी काल्पनिक संकटों पर काबू पाकर अपनी तैयारियों का लोहा मनवाया। इसका उद्देश्य यही है कि अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकें और अमरनाथ यात्रा सकुशल, सुरक्षापूर्वक, शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ये पूरे दिन और रात ये यहाँ पर नाका लगाया गया है 24 घंटे के लिए और यहाँ पर हम लोग गाड़ियों को बीच बीच में चेक करते हैं और जो विशेष रूप से जो शकिया गाड़ियाँ हैं, संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष रूप से नज़र रखी जाती है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने इस बार यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं की झड़ी लगा दी है। रास्ते भर में हाईटेक मेडिकल कैंप, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, साफ सफाई और ठहरने के उत्तम इंतजाम किए गए हैं। साफ है कि बाबा के भक्तों के स्वागत के लिए कश्मीर की वादियां और देश के जांबाज जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। अब बस इंतजार है तो 3 जुलाई का, जब जयकारों के साथ इस पावन यात्रा की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।